हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने घेरण संहिता को शुरू किया था, बराबर है। हम लोगों ने घेरण संहिता में षट कर्म प्रकरण, आसन प्रकरण, मुद्रा प्रकरण, प्रत्याहार प्रकरण, 4 प्रकरण को हम लोगों ने कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राणायाम प्रकरण, जो 5वें नंबर का है। ओके, चलिए। तो इसमें हमारे प्राणायाम प्रकरण में टोटल 98 श्लोक देखने में आते हैं। कितने टोटल श्लोक आते हैं? 98। ठीक है। तो सबसे पहले प्राणायाम में क्या क्या जिक्र किया गया स्टार्टिंग में, तो वो हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं प्राणायाम के प्रकरण में हम लोग। तो आप लोग को स्क्रीन एकदम विजिबल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए। ओके, बहुत ही बढ़िया से सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, नो डाउट। ठीक है, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं और मजा आ जाएगा आप लोग को पढ़ने में। ठीक है, इतना तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले प्राणायाम प्रकरण में हम लोग देखते हैं सबसे पहला श्लोक क्या कहता है। पहला श्लोक ये कहता है कि महर्षि घेरण बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने को कहा था, आप लोगों को मैंने कहा था कि महर्षि घेरण और राजा चंडकपाली घेरण और राजा चंडकपाली के बीच में क्या है? संवाद है। ओके, तो सबसे पहले महर्षि घेरण बोलते हैं कि अब मैं प्राणायाम की विधि बतलाता हूं, जिसका साधन करने मात्र से मनुष्य कैसा होता है? देवताओं के समान होता है। प्राणायाम से क्या होता है बताइए? मनुष्य साधक देवताओं के समान होता है। ओके, अब देखिए नंबर 2 में बताया गया है। तो किस प्रकार से करे प्राणायाम का अभ्यास करे? तो कहा गया है आदो स्थानम तथा कालम मिताहर तथा परम। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धि च ततः पश्चात प्राणायाम च साधयेत्। यानी कि प्रथम स्थान, सबसे पहले क्या चुनेंगे हम लोग? स्थान चुनेंगे, और फिर काल का चुनाव करेंगे, और फिर मिताहार के बारे में देखेंगे, उसके बाद नाड़ी शुद्धि करेंगे, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूछा जाएगा कि प्राणायाम के पश्चात क्या किया जाएगा? प्राणायाम के पश्चात पूर्व क्या क्या किया जाता है? तो नाड़ी शुद्धि, और उसके पश्चात, उसके पहले, उसके पूर्व मिताहार के पूर्व काल, और काल के पूर्व स्थान। ठीक है, स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि, और उसके बाद प्राणायाम करेंगे। तो ध्यान रहेगा आपको, सीक्वेंस बताइए। ओके, अंग में पूछा जाएगा तो प्रत्याहार के बाद आएगा प्राणायाम। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। ठीक है, देखिए स्थान पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोग को। स्थान एकदम सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? स्थान। उसके बाद काल, किस काल में करना अभ्यास है? अभ्यास किस काल में किया जाए? कौन से स्थान में अभ्यास करे प्राणायाम का? उसके लिए पहले स्थान को चुना जाएगा। उसके बाद किस काल में करना है अभ्यास, वो भी बताया गया है, तो काल चुना जाएगा। उसके बाद मिताहार में भी क्या आहार खाना है, कितना मित आहार खाना है, क्या करना है? मित आहार खाना है। तो कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नाड़ी शुद्धि कैसे की जाती है, तो नाड़ी शुद्धि के बारे में भी देखेंगे। और लास्ट में प्राणायाम आते हैं, 8 कुंभक का वर्णन आता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? कुंभक का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्लियर? पिक्चर के माध्यम से भी समझ में आ गया आप सभी को? कोई दिक्कत? रुपिंद्र जी, मेघना जी, हेमलता जी, ज्योति जी, सात्विक जी, आरती जी, वर्षा जी। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, बताइए आप सभी। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्थान। वेरी गुड। तो स्थान के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। अभी स्थान में क्या है आएगा चीजें, देखे।
तो स्थान के बारे में देखते हैं, स्थान निर्णय के बारे में। सब विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहां पर ये श्लोक दिया गया है, ठीक है। इतना सारा श्लोक भी दिया गया है, 3 से लेकर 7 नंबर तक श्लोक में क्या आ गया बताइए वर्णन, 3 से लेकर 7 तक स्थान। इसके पहले याद ध्यान रखना, याद करके आना है 2 नंबर श्लोक। जो भी मैं बोलता हूं, जो श्लोक याद करके आना है वो याद करके आना है, 2 नंबर श्लोक याद करके आएंगे, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद 3 से लेकर 7 श्लोक तक स्थान का वर्णन आता है, लेकिन आपको जो मैंने श्लोक याद करने के लिए बोला वही याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए स्थान के लिए बोला गया है, दूर देशे तथा अरण्य राजधान्या जनांतिके योगारंभ न कुर्वीत कृतश्चेत् सिद्धिदा भवेत्। अविश्वासम दूर देशे अरण्य रक्ष वर्जितम लोकारण्य प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जते, ठीक है। ये 4 नंबर तक। फिर देखिए, सुदेशे धार्मिके राजे सुभिक्षे, ये याद रखना है आप लोगों को, 5 नंबर श्लोक। सुदेशे धार्मिके राजे सुभिक्षे निरुपद्रव्ये कृत्वा तत्रेकम कुटीरम प्राचीरे परिवेष्टितम, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है, एक लाइन भी याद रखो तो भी बहुत चल जाएगा। ये याद रखना, 5 नंबर श्लोक ध्यान रखना। उसके बाद वापी कुपत डांग च प्राचीर मध्यवर्ती च नाट्य उच्च नाति निम्नम च कुटीरम कीटवर्जितम सम्यक गोमय लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम समभासित। यानी कि दूरदेश तथा अरण्य राजधानी, दूरदेश तथा अरण्य और राजधानी जानांतिके, यानी दूर देश में, अरण्य में और राजधानी में बैठकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि में हानि हो सकती है, ठीक है। अब क्यों नहीं करना चाहिए तो पिक्चर के माध्यम से समझे हम लोग। परदेश यानी दूर देश में अभ्यास नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं रहता है ना भाई, विश्वास रहेगा क्या बताइए, कब कहां से हानि होने वाली ये पता नहीं ना हमें दूर देश में, तो दूर देश में अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पेंसिल, ठीक है, तो दूर देश में अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये भी बराबर, ठीक है। फिर अरण्य यानी अभय रहित वन में अभ्यास न करे, अभय रहित वन में यानी भय जगह पर अभ्यास नहीं करना है। जैसे कि भाई वन में अभ्यास करोगे तो कभी शेर भी तो आ सकता है ना, तो प्रहार कर सकता है, वन्य जीव प्रहार कर सकता है, तो अभ्यास नहीं करना चाहिए, दूसरा नंबर। नंबर 3, राजधानी में बैठकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजधानी में देखिए आप लोग, ये पिक्चर में कैसे राजधानी दिख रही है, ऐसे बातचीत होता रहेगा, है ना, तो साधना क्या होगी, भंग होगी। तो व्यस्त राजधानी में भी अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो 3 चीजें वर्जित कर देना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, क्योंकि दूर देश में किसी का विश्वास नहीं रहता, जैसे मैंने कहा, अरण्य में वन रक्षक रहित होता है, कोई भी आ सकता है जीव प्राणी, राजधानी में अधिक जनसमूह रहने के कारण प्रकाश एवं कोलाहल रहता है, तो प्रकाश एवं कोलाहल रहता है, ठीक है, इसलिए 3 स्थानों तक वर्जित कहा गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, ये 3 पिक्चर के माध्यम से समझ में आया आप लोग को, नो डाउट। अब देखिए, तो कैसा होना चाहिए, तो सुंदर धर्मशील देश में, ठीक है, सुंदर धर्मशील देश में जहां खाद्य पदार्थ सुलभ हो, या खाद्य पदार्थ क्या हो, सुलभ हो, सुंदर देश में या खाद्य पदार्थ सुलभ हो, देश उपद्रव्य रहित होना चाहिए, वहां पर कोई भी ऐसा कंपनी वगैरह या फिर कोई भी चीजें होती है ना उपद्रव्य, तो वो रहित होना चाहिए, ठीक है। वहां कुटी बनाकर उसके चारों ओर प्राचीर बना ले, तो इस तरीके से दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, है ना, दिख रहा है आपको, कुटी बना दिया, ये कुटी बना दिया है, यहाँ पर चारों ओर प्राचीर ऐसे घेरा बनाना है, जिससे कोई वन्य प्राणी भी ना आए, ठीक है। और वहां
चारों ओर प्राचीर बनाकर वहां कुआं या जलाशय हो। दिख रहा है आपको कुआं पिक्चर में, इस तरीके से कुआं हो और जलाशय हो, जलाशय दिख रहा है तो जलाशय, कुआं या जलाशय हो। उस कुटी की भूमि न ऊंची और नीचे हो। देखिए भूमि कैसी दिख रही है आपको, एकदम समतल दिख रही है, ऊंची नहीं है नीची नहीं है। कुटी की जो भूमि है वो देखिए समान है, ठीक है, समान भूमि पर है, ऊंची न हो नीची न हो, और नीची गोबर से लिपी हो। तो कैसी लिखी दिख रही है आपको, गोबर से लिखी दिख रही है, लिपि दिख रही है, गोबर जैसा लग रहा है, ठीक है, गोबर से लिपी हो। उसके बाद देखिए एकांत, देखिए गोबर से लिपि और कीट आदि रहित होना चाहिए। कीट आदि रहित है, बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही होगी आप लोगों को। एकांत स्थान में हो, एकांत स्थान में दिख रहा है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, भीड़ भाड़ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, एकांत बिल्कुल स्थान में है। वहां प्राणायाम का क्या करना है, अभ्यास करना है। वहां प्राणायाम का क्या करना है, अभ्यास करना है। यहाँ पर भी देखिए कुआं है, प्राचीर है, कुटी है, जलाशय है, ठीक है, पर लिखा हुआ भी है। क्लियर, पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग को समझ में आ गया, नो डाउट, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। 5 नंबर श्लोक को आपको याद रखना है, और ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। परदेश में अभ्यास न करे, अवैरित वन में अभ्यास न करे, व्यस्त राजधानी में अभ्यास नहीं करना चाहिए। कहाँ अभ्यास करेंगे हम लोग, तो जहां पर हमें खाद्य पदार्थ सुलभ मिले, यानी धर्मशील देश हो, जहाँ पर खाद्य पदार्थ अच्छे से मिले और उपद्रव्य से रहित हो जगह, वहां पर कुटी बना लेना है, चारों ओर से प्राचीर घेरा लगा लेना है, वहां पर कुआं या जलाशय होना चाहिए, ठीक है, भूमि ऊंची और नीची नहीं होनी चाहिए, गोबर से लिपी रहनी चाहिए, कीट पतंगे से आदि से रहित होनी चाहिए, ठीक है, और वहां पर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिंपल हो गया याद, किसी को भी कोई दिक्कत है? मेघना जी, शारदा जी, मीनाक्षी जी, आरती जी, हेमलता जी, ओके, ज्योत्सना जी, रुपेंद्र जी, किन्हीं कोई हैंड रेस है तो बता सकते हैं आप लोग, विद्या जी, वर्षा जी, ओके, सात्विक जी। आगे बढ़ते हैं, स्थान के बारे में समझ में आ गया हो तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखिए, आगे देखते हैं अभी काल के बारे में, क्या देखते बताइए, अभी क्या देखने वाले हैं ज्योत्सना जी? काल के बारे में, समय के बारे में। काल के बारे में, काल के बारे में, ठीक है, काल के बारे में देखेंगे। तो कहा गया है कि इसमें आप देख सकते हो 8, 9 और 10 और भी देखने में आएगा, ठीक है, या फिर 10 तक, ठीक है। देखिए, हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतो तथा योगारंभ न कुर्वित कृते योगो ही रोगदः, वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभ समाचरे तथा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम। यानी कि हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। देखिए हेमंत में अभ्यास नहीं करना चाहिए, पिक्चर में भी आप समझ सकते हैं। हेमंत, शिशिर ऋतु में भी क्या है, अभ्यास नहीं करने के लिए बोला गया है, योगा आरंभ नहीं करना है शुरू। ग्रीष्म ऋतु में भी योगा आरंभ शुरू नहीं करना है, वर्षा ऋतु में भी योगा आरंभ शुरू नहीं करना है। किसमें करना है बताइए, किसमें करना है योगारंभ शुरू? वसंत बसंत और ऋतु एवं शरद ऋतु में, वसंत, वसंत ऋतु और और शरद, शरद ऋतु, शरद ऋतु में क्या है, योगा आरंभ करना चाहिए, बसंत और शरद ऋतु में, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा नर्वस टाइप दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा रोग टाइप, तो क्या होता है बताइए, इनमें अभ्यास करेंगे थोड़ा सा रोग टाइप दिख रहा है पिक्चर में, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, महसूस नहीं हो पा रहा है अच्छे से, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से, तो क्या होगा भाई, तो रोग होगा ना। तो ऋतु यह अभ्यास रोग प्रदायक हो जाता है, रोग होता है, क्या होता है, इसमें शुरू करेंगे तो रोग की उत्पत्ति हो सकती है। इनमें इनमें करने से यह अभ्यास रोग प्रदायक हो जाता है, और वसंत और शरद ऋतु में अभ्यास करने से क्या होता है, इनमें करने से सिद्धि मिलती है। तो इसमें करने से क्या होता है बताइए, सिद्धि, क्या रोग होता है, उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न, हाँ, तो वसंत और शरद में करने से रोगों से सिद्धि, निवृत्ति होती है। बसंत और शरद में करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। हाँ, और हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा में करेंगे तो रोग की उत्पत्ति होती है। ओके, क्लियर, नो डाउट। थम आरंभ के लिए बोला है ना सर,
हाँ, आरंभ के लिए, स्टार्टिंग के लिए बोल रहे हैं। जब आप शुरुआत करेंगे ना तो इन ऋतु में शुरू नहीं करना है अभ्यास। जब आप शुरू हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं है। शुरू आपको वसंत और शरद ऋतु से शुरू करना है अभ्यास, ठीक है, आरंभ में। ओके, वेरी गुड साथी जी। 10 नंबर देखिए, अब ऋतु के बारे में देखा जाता है काल निर्णय में। तो चैत्रादिक फाल्गु नान्ते च माघादि फाल्गु नान्तिके, ठीक है, दो मासा ऋतु भागा उन भावश्च तु चतु। देखिए, चैत्र से फाल्गुन तक वर्ष में 12 महीने होते। चैत्र से लेकर फाल्गुन तक कितने महीने होते बताइए? 12 महीने। 12 महीने होते। चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीने होते। 2 महीने की 6 ऋतु होती है। तो देखिए, ये 12 महीने हो गए, तो समझिए 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने, ठीक है। इस प्रकार से 2 महीने की कितनी ऋतु होती है बताइए? 6 ऋतु होती है। 6 ऋतु, यानी 2 महीने में एक ऋतु, 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 2 महीने में एक ऋतु। ओके, अब कौन से होते वो बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें और बोला गया कि माघ से अगले वर्ष के फाल्गुन तक 14 महीने होते। माघ से अगले वर्ष के फाल्गुन तक देखा जाएगा तो 14 महीने आएंगे, 2 बढ़ेंगे, ठीक है। 2 महीने की एक एक ऋतु और 4 महीने की भी अनुभूति होती है। यानी देखिए, 2 महीने की एक ऋतु आ गए, 2 महीने में एक ऋतु बराबर है। लेकिन 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 क्या कि 2 महीने तक ही ये एक ऋतु सीमित रहता है? जैसे कि हेमंत, हेमंत ऋतु है, हेमंत, हेमंत, ठीक है। तो क्या हेमंत ऋतु 2 महीने तक ही सीमित रहता है? बताइए, क्या ये बात सही है? सिर्फ 2 महीने के लिए ही है? बताइए, बताइए, क्या हुआ भाई? गलत ही सही बताइए। 2 महीने तक ही रहेगी सर हेमंत। संधि काल रहेगा 15 दिन, मतलब पहला जब शुरू होगी वो, और बाद में फिर 15 दिन और दूसरी ऋतु चालू होगी, तब तक थोड़ा संधि हाँ, काल रहेगा इनका। लेकिन लेकिन इसका अनुभव 4 महीने तक रहता है, अच्छा, ठीक है। देखिए, कहा गया ना 6 ऋतु होती है, माघ से अगले वर्ष के फाल्गुन तक 14 महीने तक होती है, ठीक है। 2 महीने की एक एक ऋतु, 4 महीने की भी अनुभूति होती है। 4 महीने में भी देखने में आता है, 4 महीने की भी अनुभूति होती है, ठीक है। कैसे? तो देखते हैं हम लोग आगे, सर 4 महीने का अनुभव का मतलब? देखते बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए, यहां पर देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए, चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु होता है। चैत्र वैशाख में कौन सा ऋतु होता है बताइए? बसंत। वसंत ऋतु होता है। ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म होता है। श्रावण भाद्रपद में वर्षा होता है। अश्विनी कार्तिक में शरद होता है। मार्गशीर्ष पोष में हेमंत होता है। और माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु होता है, ठीक है। और माघ से वैशाख पर्यंत वसंत का अनुभव होता है। माघ से वैशाख पर्यंत क्या होता है? वैशाख पर्यंत वसंत का अनुभव होता है। माघ से वैशाख पर्यंत वसंत का अनुभव होता है। तो चैत्र और वैशाख में होता है, ठीक है। तो माघ से लेकर वैशाख तक अनुभव होता है, ठीक है। देखिए, चैत्र से आषाढ़ तक ग्रीष्म का होता है। चैत्र से आषाढ़ तक क्या होता है? ग्रीष्म। तो ग्रीष्म में आप लोगों ने देखा था कि ज्येष्ठ से आषाढ़ है, तो ये चैत्र से होगा, 1 महीना और पहले आएगा, ठीक है। 1 महीना और पहले आएगा इसमें। नहीं, हमने 4 महीने बोला था ना, बता रहा हूं मैं, ठीक है। और आषाढ़ से अश्विनी के अंत तक, यानी आषाढ़ से अश्विनी के अंत तक वर्षा का होता है। यानी आषाढ़, वर्षा में कौन सा आता है? वर्षा में आपको अभी मैंने बताया यहाँ पर कि श्रावण और भाद्रपद। तो श्रावण और भाद्र में वर्षा आता है, तो क्या बोला गया है कि आषाढ़ से अश्विन के अंत तक वर्षा का होता है,
और भाद्रपद से मार्गशीर्ष तक शरद का तथा कार्तिकेय से माघ तक शीत का अनुभव होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पिक्चर दिख रहा होगा आप लोग को, ऋतु का नाम। ठीक है, देखिए, तो ऋतु का नाम है वसंत ऋतु पहले है। ठीक है, वसंत ऋतु हम पहले लेते हैं। तो ये क्या है, चैत्र और वैशाख। चैत्र और वैशाख, तो मार्च और अप्रैल बराबर है, बताइए अप्रोक्सीमेटली बराबर है क्या, बताइए। चैत्र वैशाख मार्च और अप्रैल से संबंधित, चैत्र से मार्च और वैशाख से अप्रैल। ठीक है, तो ये वसंत ऋतु, वसंत ऋतु कब आता है, मार्च और अप्रैल में, बराबर है, मार्च और अप्रैल में आता है। ठीक है, चैत्र और वैशाख। तो चैत्र और वैशाख है, देखिए यहाँ पर जो चैत्र और वैशाख दिख रहे हैं आप लोग को, दिख रहे हैं चैत्र वैशाख। ठीक है, कालावधि मतलब वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके पहले के 2 महीने कौन से आएंगे, बताइए। उससे पहले चैत्र वैशाख के पहले 2 महीने कौन से आएंगे, माघ फाल्गुन। माघ और माघ और फाल्गुन आएगा। तो 2 महीने पहले के ले लेना है। वसंत में क्या करना है, 2 महीने पहले के भी लेना है। उसके साथ साथ वसंत के तो स्पेशल है ही चैत्र वैशाख, साथ ही साथ उसके पहले के भी 2 महीने लेना है। चैत्र वैशाख के पहले माघ और फाल्गुन जो आते हैं वो भी लेना है। यानी 4 महीने तक वसंत ऋतु का प्रभाव देखने में आता है। पूरी तरीके से नहीं कह सकते, पूरी तरीके से चैत्र वैशाख में दिखेगा, थोड़ा थोड़ा आपको माघ फाल्गुन से भी शुरू होगा। ठीक है, ओके, डन। यानी कि सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से योग अभ्यास शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो करते हैं ज्यादातर लोग, ठंडी के जी। मौसम में आते हैं। जी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखिए वसंत हो गया। अब आएगा हमारा नंबर 2। नंबर 2 क्या आएगा, ग्रीष्म ऋतु, समर, है ना। तो इसमें क्या है, चैत्र वैशाख के बाद ज्येष्ठ आषाढ़, यानी मई और जून, ज्येष्ठ आषाढ़ मई और जून। ठीक है, बसंत के बाद कौन सा ऋतु आता है, बताइए आप लोग, ग्रीष्म आता है ना। तो ग्रीष्म, तो ज्येष्ठ और आषाढ़, ज्येष्ठ और आषाढ़ संबंधित रहता है। तो ज्येष्ठ आषाढ़, देखिए ये ज्येष्ठ आषाढ़ हो गया। अब ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है, तो उसके पहले 2 महीने ग्रीष्म के पहले, यानी ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ आषाढ़ में आता, तो ज्येष्ठ आषाढ़ के पहले 2 महीने कौन से बताइए, चैत्र और चैत्र और वैशाख। वैशाख है। तो ग्रीष्म ऋतु का अनुभव दिखने में आता है या नहीं आता, अप्रैल में, अप्रैल मार्च में, भाई होता ही आता है है सर। है ना, ग्रीष्म ऋतु तो होता ही है। ठीक है, तो ये चारों आएंगे इसमें। ठीक है, यानी मई जून, देखिए क्या हुआ, मई जून, यानी मार्च अप्रैल मई जून दिखने में आता है ग्रीष्म ऋतु। आता है सर। आता है सर। ठीक है, ओके, नो डाउट। अब अगला आएगा हमारा, आता है वर्षा ऋतु। नंबर 3 क्या है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में अब जून के बाद जुलाई और अगस्त, यानी श्रावण भाद्रपद, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र, तो श्रावण भाद्रपद। ठीक है, श्रावण भाद्रपद ये 2 महीने वर्षा ऋतु से संबंधित है, श्रावण और भाद्रपद। तो अब यहां पर देखने वाली ये बात है, ठीक है, बात ये है कि जो वर्षा ऋतु आने वाला है, तो उसके पहले कौन सा ऋतु था, बताइए, ग्रीष्म आषाढ़। ऋतु। आषाढ़। वर्षा ऋतु के पहले कौन सा, ग्रीष्म। ग्रीष्म। ग्रीष्म के 2 जो महीने थे उसका लास्ट वाला महीना कौन सा था, सबसे पहले लास्ट को आषाढ़। लेंगे, आषाढ़। आषाढ़ था। आषाढ़ को लेंगे, देखिए आषाढ़ है ना, तो ये वाला आ जाएगा, ट्रैवल करेगा यहाँ पर, आषाढ़। ठीक है, तो आषाढ़ पहले वाला एक लेंगे और लास्ट वाला एक लेंगे, यानी अब बाद वाला आने वाला है, वर्षा ऋतु के बाद जो आने वाला है शरद ऋतु में, जो अश्विन और कार्तिक महीना आने वाला है, तो अश्विन लेंगे पहला, लास्ट और पहला। समझ पा रहे हैं मेरी बात एकदम से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो वर्षा ऋतु में क्या है, नंबर 3 वाला में, ये तो दिखता नहीं लिखने में, हाँ, तो लास्ट वाला लेंगे वर्षा ऋतु में, और स्टार्टिंग वाला लेंगे, उसके 2 महीने तो है श्रावण और भाद्रपद, लास्ट वाला और स्टार्ट,
लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला लेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर 4 में है शरद, नंबर 4 में क्या है शरद, इसमें भी वही चलेगा भाई, यानी कि शरद में क्या है आएंगे अश्विन और कार्तिक आएंगे, यानी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर अश्विन और कार्तिक। तो अश्विन और कार्तिक ये तो 2 महीने रहेंगे ही रहेंगे, फिर भी शरद ऋतु में और 2 महीने का अनुभव होता है, ठीक है। अश्विन और कार्तिक तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ पिछले वाला यानी वर्षा के पिछले वाला कौन सा है बताइए, वर्षा वाला जो है वर्षा ऋतु का जो महीना है भाद्रपद, भाद्रपद है सर। तो भाद्रपद आएगा। और अभी सामने वाला जो ऋतु आने वाला हेमंत का पहला कौन सा है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष। तो ये 2 महीने, तो भाद्रपद और मार्गशीर्ष यानी उसके शरद के पिछले वाला ऋतु का लास्ट वाला महीना लेंगे, और शरद के आगे वाला जो ऋतु है हेमंत वाले का पहला महीना लेंगे, यानी भाद्रपद और मार्गशीर्ष, भाद्रपद और मार्गशीर्ष, ठीक है। ये दोनों आएंगे अश्विनी कार्तिक के साथ साथ भाद्रपद और मार्गशीर्ष यानी चारों, ठीक है। तो चारों महीने में अनुभव दिखने वाला शरद का। नंबर 5, नंबर 5 है हेमंत। हेमंत में क्या आएगा अभी मार्गशीर्ष और पोष आएंगे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पोष। अब इसमें भी वही चलेगा भाई कि मार्गशीर्ष पोष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके पहले का जो ऋतु है शरद है, तो शरद का एक लेंगे हम लोग कार्तिक, तो कार्तिक को यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो कार्तिक भी आएगा, और अब शिशिर आने वाला है, तो शिशिर का पहला महीना जो माघ है वो भी लेंगे, कार्तिक और माघ लेंगे, ठीक है। कार्तिक और माघ लेंगे, तो कार्तिक और माघ मार्गशीर्ष और पोष के साथ, यानी ऐसे 3 ऋतु है वर्षा शरद हेमंत, जिसमें उसके 2-2 महीने तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ उसके पहले के ऋतु का 1 महीना और उसके मतलब पिछले के ऋतु का 1 महीना और आगे के ऋतु का 1 महीना ये भी इंक्लूड होते हैं। इस तरीके से 4 महीने में अनुभव दिखने में आता है, वर्षा शरद हेमंत ऋतु में 4-4 महीने का अनुभव दिखने में आता है, पिछले वाला का 1 और पहले वाला का 1, ठीक है। लेकिन 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 बसंत ग्रीष्म में क्या था, बसंत ऋतु के जो 2 महीने थे ही, लेकिन उसके पिछले वाले 2 महीने लिए थे, ग्रीष्म के 2 महीने थे ही लेकिन उसके पिछले वाले 2 महीने लिए थे। वैसे ही शिशिर, तो सबसे पहले पहला नंबर शिशिर पर रख सकते हो, इस तरीके से याद रखने के लिए शिशिर बसंत और ग्रीष्म, इस तरीके से आपको 4 महीने के लिए 1 2 3 यानी शिशिर के 2 महीने रहेंगे माघ और फाल्गुन, साथ ही साथ उसके पिछले वाले आएंगे मार्गशीर्ष और पोष। तो माघ और फाल्गुन हो गया, ठीक है। तो माघ और फाल्गुन आएगा इसमें, पहली बात तो माघ और फाल्गुन आएगा, फाल्गुन, ठीक है, माघ और फाल्गुन आएगा, ठीक है। अब पिछले वाले क्या है मार्गशीर्ष और पोष है, तो इसमें मार्गशीर्ष और पोष आएगा, ये कार्तिक नहीं आया, ठीक है। अब ठीक है, मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन क्लियर है। तो शिशिर बसंत और ग्रीष्म में उनके 2 महीने के साथ साथ पिछले 2 महीने इंक्लूड करेंगे, और वर्षा शरद और हेमंत में उनके 2 महीने के साथ साथ पिछला वाला और आगे वाला सामने वाला आने वाला 1-1 महीना को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस तरह के 4-4 महीने में इनका इन 6 ऋतुओं का अनुभव देखने में आता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके ओके, हाँ। तो देखिए आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से भी ऋतु को समझ सकते हो। सर लास्ट क्लियर कीजिए। लास्ट में क्या है ना, माघ और फाल्गुन आएंगे। माघ शिशिर जो ऋतु है इसमें 2 महीने आते हैं, माघ और फाल्गुन, जनवरी और फरवरी आता है, ठीक है। तो इसको 4 महीने में अनुभव दिखने में आता है शिशिर का भी। तो शिशिर के पहला जो होता है हेमंत ऋतु, तो हेमंत ऋतु में जो है मार्गशीर्ष और पोष महीना आता है, तो ये दोनों का अनुभव दिखने में आएगा शिशिर में। मार्गशीर्ष और पोष का भी यहाँ पर लिखा है ना, मार्गशीर्ष और पोष का भी अनुभव दिखने में आएगा।
और ये 2 महीने तो रहेंगे माघ और फाल्गुन, ठीक है। ओके, तो पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, बढ़िया से आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। बसंत ऋतु चैत्र और वैशाख, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु आम वाला सीजन, ज्येष्ठ और आषाढ़। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद, ग्रीष्म। शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक, अश्विन और कार्तिक, ठीक है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पोष, और फिर शिशिर ऋतु, ठीक है, माघ और फाल्गुन। ओके, पिक्चर के माध्यम से भी एकदम जो ऋतु से संबंधित है पिक्चर, वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। ओके, क्लियर है? कोई डाउट बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। रुपेंद्र जी, मीनाक्षी जी, हेमलता जी, आभा जी, आरती जी, पवन जी, शारदा जी, ओके, मेघा जी, अनु जी, वर्षा जी, ओके, सात्विक जी, रंजू जी, ज्योत्सना जी। आगे देखते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने कहा था ना कि वसंत और शरद ऋतु में योग आरंभ करने से सिद्धि का होना कहा गया है, सिद्धि प्राप्त होती है। तो यह वसंत, ये देखिए पहला वाला जो दिख रहा है वसंत, और कौन सा है? शरद, शरद ऋतु, ठीक है। वसंत और शरद, पहला और चौथे नंबर का देखिए, ध्यान रखना, ठीक है। वसंत और शरद में क्या योग आरंभ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ओके, क्लियर है? अभी मिताहार देखेंगे, बताइए। ओके है? अभी मिताहार को देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिताहार को। तो मिताहार में कहा गया है, यहां पर व्याख्या देख लेते हैं। जो साधक योगारंभ करने के काल में मिताहार नहीं करता, पहले हम लोगों ने क्या देखा था? स्थान देखा था, बराबर है। और उसके बाद काल देखा था। अब क्या देखेंगे हम लोग, बताइए। मिताहार। मिताहार देखेंगे, ठीक है। तो जो साधक योगारंभ करने के काल में मिताहार नहीं करता है, उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसको योग की सिद्धि नहीं होती। जैसे आप लोग 4 ऋतु में योगारंभ शुरू करोगे तो क्या होगा? रोग होगा। वैसे ही मिताहार का अभ्यास नहीं करोगे तो क्या होगा? रोग होगा, ठीक है। शरद और वसंत ऋतु में योगाभ्यास करोगे तो क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी। वैसे ही मिताहार का अभ्यास करोगे तो क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी, नो डाउट, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले खाने के लिए भी बोला गया है, और इसमें मिताहार के लिए नीचे वाला पहले पढ़ते हैं, 16 से लेकर 22 तक। 16 से लेकर 22 तक नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं यहाँ से कट करता हूँ। यहाँ पर देखिए 16 से लेकर 22 तक है वर्णन वैसे, ठीक है। मिताहार की लाइन यहाँ पर देखिए 21 नंबर में है, 21 और 22 नंबर में। 21 और 22 नंबर याद रख लेना आप लोग। और 17, 18, 19, 20 ये सभी श्लोक याद रखना है आपको। 17 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 22 तक। मैंने क्या कर दिया ना, एकदम आसान कर दिया आप लोग के लिए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, चीजों को मतलब किस तरीके से जैसे कि होता है ना, टब जा रही थी चीजें। बहुत सारे मतलब आहार भी दिए गए है ना। ये जो घेरन सिद्धक का है ना, थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा टब जाता है आहार का जो सेंस है। तो इसको मैं क्या किया हूँ ना, बाकी भी चीजें जो है याद रखने के लिए, तो उसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड करते जा रहा हूँ, ठीक है, कि अलग अलग तरीके से डिवाइड करके उसको याद किया जाए, बराबर है ना। इसीलिए तो 21 और 22 में मिताहार का याद रख लेना आप लोग। और ये जो आहार है 17 से लेकर 20 तक ये पत्याहार में आएंगे, ठीक है। इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया है, आपको बताएंगे हम आपको अभी पढ़ा दिशा में, ठीक है, कैसे डिवाइड किया है। तो देखिए सबसे पहले मिताहार देख लेते हैं 21 से 22 नंबर। स्वच्छ सुमधुर स्निग्ध सूरज द्रव्य से संतोष पूर्वक आधा पेट भरना चाहिए। कितना भरना चाहिए? देखिए दिख रहा है आपको पिक्चर में, आधा पेट भरना चाहिए।
आधा पेट भरना चाहिए, ठीक है, आधा पेट होना चाहिए। स्वच्छ होना चाहिए खाना, सुमधुर होना चाहिए, सुमधुर, अच्छा, स्निग्ध होना चाहिए, लसलसीला, सुरस होना चाहिए, रस होना चाहिए उसमें, ठीक है, संतोष पूर्वक, आधा पेट भरना चाहिए और आधा खाली रखना चाहिए। आधा क्या करेंगे, खाली रखेंगे, खाली रखेंगे, ठीक है। विद्वानों ने इसे मिताहार कहा है। पेट के आधे भाग को अन्न से भरे, दिख रहा है आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को पिक्चर में, आधे भाग को पेट से भर लिए है, आधा भाग अन्न से, सॉरी, अन्न से भर लिया है आधा भाग पेट का। फिर है तीसरा भाग जो है वो जल से भर लिया है, तीसरा भाग जो है जल से भर लिया, दिख रहा है आप लोग को, एक चौथाई जल से भरा है, और चौथा भाग जो है वो वायु संचरणार्थ खाली रखा है। चौथा भाग क्या रखा है हमने, खाली रखा है, ये देखिए चौथा भाग खाली रखा है, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से समझ में आया। तो आधा अन्न से भरेंगे प्लस एक चौथाई जल से और एक चौथाई वायु से, ये आदर्श आहार कहा जाता है। आधा पेट अन्न, तीसरा भाग जल, चौथा भाग वायु के लिए रखे, ठीक है, ओके, नो डाउट, क्लियर है मितार, कोई दिक्कत? तो शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम, उदर आर्ध विवर्जितम, भुज्यते सूर संप्रीत्यो, शिव संपृत्ति नहीं तो यहाँ पर सूर संप्रीत्यो मिताहार मिमम विदुः, अनेन पूरयेद ऊर्ध्वम तोयेन तु तृतीयकम, उदरस्य तृतीयांश संरक्षेद वायु चारणे, यानी वायु के लिए खाली रखना। सिंपल, समझ में आ गया आप लोग को? यानी स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सूरज द्रव्य से संतोष पूर्वक आधा पेट भरेंगे, आधा खाली रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको मिताहार कहते हैं, और पेट के आधे भाग को अन्न से भरेंगे, एक भाग को जल से भरेंगे, एक भाग वायु संचालनार्थ खाली रखेंगे। ये हमारा हुआ मिताहार। कोई दिक्कत इसमें तो बताइए, ठीक है। अब खाने में आधा भाग खाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये आधा भाग में आएंगे, ये सब किस में आएंगे बताइए? ये सब अब खाने वाली चीजें वो किस में आएंगी? आधे भाग में। पेट के आधे भाग में आएंगे, इस हिस्से में आएंगे। तो अब इस हिस्से में क्या खाए, क्या खाना चाहिए, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पथ्य आहार, पथ्य आहार बोलेंगे, बराबर है, ठीक है। इसको भी 3 कैटेगरी में इस तरीके से डिवाइड किया, जैसे कि पिक्चर में ये है पहली कैटेगरी नंबर 1, ये है पहली कैटेगरी नंबर 1, ये है दूसरी कैटेगरी नंबर 2, दूसरा पिक्चर, ये है तीसरी कैटेगरी नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर देख सकते हो श्लोक में भी, शालनम यव पिष्टम वा तथा गोधूम पिष्टकम मुदगम माश चनकादि शुभ्रम च तुषवर्जितम, ठीक है। देखिए कहा गया है यहां पर, यहां से देखिए आप लोग, ये जो 17 नंबर का वाला जो है ना श्लोक, 17 नंबर श्लोक, ठीक है। तो चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि का भूसी रहित होना, स्वच्छ करके भोजन करना चाहिए, ठीक है। चावल दिख रहा है, चावल पिक्चर में, चावल, ओके। चावल के बाद क्या आएगा? पहला नंबर चावल, दूसरा नंबर क्या आएगा? जौ का सत्तू, जौ का सत्तू। नंबर 3 में क्या आएगा? गेहूं का आटा, गेहूं का आटा। नंबर 4 में क्या आएगा? मूंग की दाल। अब दाल क्यों आएगी बताइए, यहाँ पर तो मूंग बोला है ना, तो दाल लिखना सही रहेगा या गलत? कट कर दूं, बताइए। मूंग, मूंग मूंग सर नहीं, दाल नहीं, साबुत सही भी नहीं हो है। सकता है ना? दाल सही नहीं है, सही नहीं है, मूंग मूंग ठीक है। को तो ऐसे भी मतलब सर तो मूंग क्या तो सही है ऐसे भी बताइए? खा सकते हैं ना, सिर्फ दाल, सिर्फ ये मूंग भगवान, लिखिए। वो आप लॉजिक मत लगाइए, लॉजिक मत लगाइए, मैं ये जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो उसका जवाब दीजिए, बाकी लोग बताइए।
मूंग सर ऐसे भी खा सर सकते दाल हैं। नहीं आएगा, मूंग ही आएगा। मूंग ही मूंग भी सर आएगा। लिखिए। हाँ, तो मूंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे रंजू जी बोल रही है, ऐसे भी खा सकते हैं। जी सर, मैं बोल रही हूँ ना कि मूंग को जैसे बहुत तरह से खा सकते हैं, मूंग की सब्जी भी खाते हैं, मूंग की दाल भी खाते हैं, तो सिर्फ मूंग रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात क्या दुखी, मूंग, उड़द, चना आदि का भूसी रहित। अब भूसी रहित बोलने के बाद क्या होता है, जब सगा रहेगा चना या उड़द, मूंग, तो उसका भूसी रहेगा लगा हुआ, बराबर है, ऊपर का कवर रहेगा ना। जी जब उसको जी जी साफ बिल्कुल। करेंगे, उसका भूसी निकाल देंगे, ठीक है, इसमें भूसी निकल जाएगा, दाल में भूसी निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो दाल परफेक्ट बैठेगा या नहीं बैठेगा बताइए। अब समझ लीजिए मूंग दिया बैठेगा सर। जाएगा, मूंग दिया जाएगा तो मूंग दिया जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, भाई भूसी रही, भूसी है इसमें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उल्टा तिल्टा, कैसे भी पूछा जा सकता है आपको, मतलब घुमाने के लिए। उड़द भी दिया जा सकता है, सिर्फ उड़द, और उड़द की दाल दिया जाएगा, तो बताओ, बोलेंगे ये क्वेश्चन कैसे दे दिया एग्जामिनर, पागल तो नहीं हो गया क्या, बराबर है या नहीं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि भूसी रेत बोला गया, तो भूसी रेत होगा तो दाल रखेंगे हम लोग, है ना, दाल। नंबर 4 है मूंग की दाल। ओके, मूंग की दाल हो गया, फिर है उड़द, यहां पर दिख रहा है उड़द। मूंग की दाल के बाद क्या आएगा, उड़द। नंबर 5 में क्या आएगा, उड़द। और नंबर 6 में क्या आएगा, चना आदि का भूसी रहता है, नंबर 6 यानी चना, ठीक है। ये किस अनाज में गिना जाता है बताइए, ये अनाज में गिना जाता है, ठीक है। ये 6 चीजें याद रहेगी, नो डाउट। चावल, जौ, सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग का दाल, उड़द का दाल, चना दाल, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ऐसे याद कर लेंगे हम लोग तो याद हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी, सच में बता रहा हूं। पूरा एकदम से श्लोक देख लेते हैं यार, श्लोक याद नहीं हो रहा, व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या याद नहीं हो रहा है। जब हम उसको टुकड़ों में बांट देते हैं तो आसानी हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 कैटेगरी आएगी हमारी, ये जो साग की कैटेगरी आएगी, ये सभी दाल होंगे सभी, बिल्कुल। अब नंबर 2 कैटेगरी आएगी, साग की कैटेगरी आएगी, तो देखिए साग मतलब सब्जियों में, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर अनाज में, तो आएगा यहाँ पर देखिए 18 नंबर श्लोक देखिए, पटोलम सुवर्णम मानम ककोलम च शुकाशकम द्राढ़िका कर्कटिम रंभा डुमरिम कंटकम, ठीक है। ओके, देखिए कहा गया कि परवल, परवल, ठीक है, नंबर 1 परवल। 1 नंबर दे दूं मैं या फिर 7 नंबर दूं, बताइए आप लोग, 1 दूं या 7 दूं? 1 नंबर। एक ही दीजिए सर। ठीक है, 1 ही देते वन। हैं। परवल 1, फिर है दूसरा नंबर क्या है, कटहल, कटहल हो गया, परवल 1 हो गया, कटहल 2, ओल, ओल क्या है 3 नंबर, ठीक है, ओल। मानकंद, मानकंद 4। पिक्चर बराबर है ना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, है ना। कंकोल, कंकोल, करेला, कंकोल तो सर आलू जैसा है, कंकोल हाँ ग्रीन होता है। ठीक है, इसको ग्रीन ध्यान रखना, ठीक है। करेला, कुंदरू, अरवी, देखिए यहाँ पर, हाँ एकदम श्लोक के करने जा रहा है, ककड़ी, ठीक है, ककड़ी, केला, गुलर, चोलाई, ओके। इस तरीके से 12 शाक भक्षण कर, ठीक है, कितने शाक, 12 शाक भक्षण करें। ओके, क्लियर है ये। ग्रुप पे देख हाँ, अभी देखिए, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, फिर हो जाएगा हमारा लास्ट वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पर देखिए आप लोग 19 और 20 नंबर का श्लोक में नंबर 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी 17 नंबर में देखे था, 18 नंबर श्लोक नंबर में दूसरी कैटेगरी देखा था, 19 और 20 नंबर में तीसरी कैटेगरी देखा था। इस तरह से कैटेगरी में बांटोगे तो आप लोगों को श्लोक भी याद होगा, व्याख्या भी याद होगी, पिक्चर के माध्यम से ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरी कैटेगरी में क्या आएगा, आम रंभा बाल रंभा रंभा दंडम च मूलकम वार्ता के मूलकम रिद्धिम योगी भक्षणम आचरेत बाल शाकम काल शाकम तथा पटोल पत्रकम पंचशाकम प्रशंसियात वास्तुकम हिमलोचिकाम। यानी कि कच्चे या पक्के केले के गुच्छे का दंड और उसका मूल, बैंगन, रिद्धि, कच्चा शाक, ऋतु का शाक, परवल के पत्ते, बधुआ, हुरूर का शाक। ठीक है, तो ये भी खाने के लिए बोला गया। देखिए कच्चा केला नंबर 3 कैटेगरी में क्या है, 1 नंबर कच्चा केला, नंबर दूसरा है पक्का केला, केले का मूल नंबर 3, बैंगन नंबर 4, रिद्धि नंबर 5, कच्चा शाक कोई भी हो कच्चा शाक नंबर 6, परवल के पत्ते 7, ऋतु का शाक, ऋतु सीजन में जो भी शाक मिलता है हमें, ठीक है, ऋतु का शाक 8, बधुआ 9 और हुरूर 10। ठीक है, पहले कैटेगरी में 6 देखा, दूसरी कैटेगरी में 12 देखा और 6, 12, 10 और फिर 10 देखा। ठीक है, तो 6, 12, 18 और 10 28 टोटल देखा जाएगा तो 28। बताइए क्लास कैसी लगी, समझ में आ गया आप सभी को? सर अच्छी लगी। पहले बहुत हार्ड ये सीजन था ना, बहुत अच्छा। ये बसंत ऋतु की, ये इस बार थोड़ा क्लियर हुआ, बहुत पहले समझ ही नहीं आता है। अभी तो हो गया ना क्लियर, चलो अच्छा है। ठीक है, कोशिश किए पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझाने का। ठीक है, जितना आसान हो जाए उतना आसान करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सर बहुत मेहनत की है, आप तो ये पिक्चर बनाने में समझाने में कितना मेहनत किया है, धन्यवाद सर। ठीक है, वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, रियली पिक्चर से बहुत समझ में क्लियर हुआ, समझ में भी आया।